नाउ व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा में कैसा होता है कि देर आर सम सिमिलैरिटीज बट सम डिफरेंसेस। कॉन्ट्रा में अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा बेट लेने की चांसेस लोग ज़्यादा रखते हैं। जैसे आज की तारीख में फार्मा है, ये अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, नॉट एंटायर फार्मा बट स्पेशली यूएस बेस्ड फार्मा। आज की तारीख में आईटी सेक्टर इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल, वो भी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है। हमने कई बार ये देखा है कि हिस्टोरिकल ग्रोथ, जैसे अगर आप जनवरी 2020 में अगर आप कोई भी 10 ईयर रिटर्न्स के अगर डेटा सेट्स निकालोगे तो आपको दिखेगा कि जनवरी 2020 जब भी कोविड हुआ नहीं था तभी भी 10 साल के रिटर्न मिड एंड स्मॉल कैप के ज़्यादा नहीं थे, लार्ज कैप से बहुत ज़्यादा नहीं थे। एडजस्टिंग फॉर रिस्क तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं। तो चीज़ें चेंज होती रहती है। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स यू आर देयर फॉर रिटर्न्स एंड रिटर्न्स इज़ द बॉटम लाइन। तो इसीलिए वो रिटर्न्स का भी पैरामीटर है जो जिसे हम रूलिंग रिटर्न पे देखते हैं, उसको भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखना चाहिए। आपका टाइम होराइजन क्या होना है ये आपको डिसाइड करना है, बट मेरे हिसाब से आप लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन देखें तो हमेशा बेहतर रहता है। यानी समवन में हैव और टाइम होराइजन मुझे लगता है कि 1.5 साल में ही 2 साल में फंड अच्छा करना चाहिए, किसी को लगेगा 3, किसी को लगेगा 5। अब देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव विद अस मिस्टर श्रेयस देवलकर, हु इज द हेड ऑफ इक्विटी एट एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो अगर हम मिस्टर श्रेयस की बात करें, उन्होंने 2016 में एक्सिस एएमसी ज्वाइन किया और एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो अब एक्सिस लार्ज कैप फंड के नाम से जाना जाता है, एक्सिस मिड कैप फंड और 2017 से एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड जैसे इंपॉर्टेंट फंड्स मैनेज करते हैं। इससे पहले मिस्टर श्रेयस बीएनपी पारिबा एएमसी में 5 साल से ज्यादा तक फंड मैनेजर रहे। इसके अलावा उन्होंने आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जुलाई 2008 से जैन 2011 तक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर और सितंबर 2005 से जुलाई 2008 तक आईडीएफसी सिक्योरिटीज में काम किया। मिस्टर श्रेयस ने यूडीसीटी से केमिकल इंजीनियरिंग की है और जेबीआईएमएस से फाइनेंस में मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कंप्लीट की है। Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात. Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ again we have with us someone whom we love listening to, Mr. Shreyas Devalkar, who is the head of equity at Axis AMC. Shreyas ji, thank you so much for giving us your time today. And I truly appreciate कि आपने इतनी बॉम्बे में इतनी बारिश हो रही है फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला and you could take out this time for us. So thank you so much. तो Shreyas जी, आज का जो हमारा एपिसोड का थीम है that's around value investing. तो हम वैल्यू फंड्स के बारे में काफी डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, राइट, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज, अभी हमने एक लेटेस्ट चीज जो देखी है कि एसएनपी ने जो है इंडिया का सॉवरेन रेटिंग 18 साल के बाद अपग्रेड किया है। तो हाउ डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पे पड़ने वाला है, इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे पड़ने वाला है? डू यू थिंक कि शायद फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज बढ़ेंगे इसकी वजह से? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंड एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या इससे पता करना चाहिए? मुझे क्या लगता है कि एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या बेनिफिट होगा विद अ मूव लाइक दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन दिस शो। ऑन दिस ये जो एसएनपी का अपग्रेड है, इट इज लॉन्ग अवेटेड एक्चुअली। हमने सुना होगा कि बहुत सालों से इट्स अ कंट्री वी आर ट्राइंग फॉर इट एंड वी हैव गॉट इट। जनरली इसमें they have highlighted 2-3 points. One is fiscal consolidation. जो India has gone on this fiscal consolidation over last 7, 8, 10 years, which we have achieved. Despite COVID, despite fiscal loosening during that time, we are again back to the fiscal consolidation path. And this is despite spending on the productive asset creation. तो ये दोनों चीजें उन्होंने highlight किया in their rating rationale जिसे बोलते हैं. And this is very conducive for long-term growth. नाउ एज ए इन्वेस्टर व्हाट शुड बी टेक अवे फॉर अस? तो एक एक्सपेक्टेशन ऐसा रहेगा कि इसकी वजह से अपना बोरोइंग रेट कम होगा, बट देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच प्ले। तो दिस इज जस्ट वन अमंग देम। सो जस्ट एट्रीब्यूटिंग टू इट कि इसकी वजह से सडनली कम होगा, तो आपने इंट्राडे एक रिएक्शन देखा था जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, बट सिंस देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच प्ले अ रोल इन दिस, तो इट इज अ प्रोसेस इन इटसेल्फ। इट्स नॉट दैट ओनली वन फैक्टर अफेक्ट्स। बट नेट एज ए इन्वेस्टर अपने लिए क्या है इसमें कि debt investors or rating agencies are positive on India's fiscal consolidation path, along with the way we are spending on the asset creation, which will reduce our supply chain problems. तो इसका अगर हम एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं I'm a new investor, मुझे ये न्यूज़ के बारे में पता चला है एंड आई फील कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है इंडियन मार्केट में वो बढ़ना चाहिए लॉजिकली। Definitely. ओके,
Fair enough. So, Shreya ji, let's quickly jump to the topic. आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू थीम एंड हम वैल्यू फंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आई थिंक कि हमने अपने पॉडकास्ट में जनरली वैल्यू के बारे में उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है अभी तक. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइमिंग. सो सबसे पहले तो श्रेयस जी आप हमें ये बताइए कि ये वैल्यू फंड्स होते क्या हैं. व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग, व्हाट आर वैल्यू फंड्स, और सही वैल्यू फंड हमें कैसे देखना चाहिए. लाइक वो क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें अच्छा वैल्यू फंड आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे. देखिए, वैल्यू फंड है तो पहले तो वैल्यू क्या होती है, यानी जैसे वैल्यू का मतलब कोई भी चीज का भाव बराबर है कि एंड भाव का मतलब ओनली प्राइस नहीं, उसका भाव इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वो कंपनी की जो क्षमता है, उनके जो रिटर्न रेशोज है, उनकी ग्रो करने की क्षमता है, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है, उनके हिसाब से कैश फ्लो जनरेशन करने की कैपेबिलिटी है, उनके हिसाब से वो कंपनी की का भाव और उसकी वैल्यू बराबर है कि नहीं. तो एक अंतर होता है, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि प्राइस और वैल्यू में, तो वो जो अंतर है कि वो प्राइस सही है या नहीं, और हमें कोई भी चीज उसके इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी के कंपैरिजन में अच्छे भाव में मिल रही है कि नहीं. एंड दैट्स वेयर द वैल्यू कम्स इन. नाउ अगर हमें इसे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक के बारे में बात करें, तो जिसे हम बोलते हैं कि मिसप्राइस्ड स्टॉक्स. अब ये मिसप्राइसिंग ऑफ स्टॉक्स इन द कॉन्टेक्स्ट, अगेन एवरीथिंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, वो कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, वो कंपनी का फ्री कैश फ्लो जनरेशन है कि नहीं, मार्जिन्स कैसे है, वो कंपनी में रिटर्न रेशोज कैसे है. तो ये जो चीज़ें रहती है, ये जो चीज़ें रहती है वो लॉन्ग टर्म होराइजन से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. जैसे कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15-20% है, तो वो कंपनी में 15-20% करने की क्षमता है. अब 15-20% से ग्रो करने की क्षमता है. अब वो क्षमता के अनुसार वो ग्रो कर रही है कि नहीं, वो डिपेंड रहता है मल्टीपल फैक्टर्स. जैसे मार्केट ही ग्रो नहीं हो रहा, जैसे ऑटो है, स्लो डाउन है, अब वो कंपनी की क्षमता हो लेकिन अभी मार्केट में लोग नहीं ले रहे हैं, तो वो सब कारण की वजह से क्या होता है कि बहुत बार वो कंपनी की क्षमता के अनुसार उसका प्राइसिंग मार्केट में नहीं रहता और वो स्टॉक रिलेटिवली सस्ते हो जाते हैं. और जब आप ऐसे स्टॉक पकड़ते हो तो उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं. एंड उसे अगर वैल्यूएशन के टर्मिनोलॉजी में अगर हम गिना जाए, तो जैसे प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग रेशोज, ये आपने देखे होंगे, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में देखे जाते हैं. जैसे प्राइस टू बुक रेशो देखा जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ दैट कंपनी. अगर रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट ऑफ, एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम एज ए इन्वेस्टर इट इज कंसिडर्ड समवेयर अराउंड 12-13, यानी आपको अगर इक्विटी मार्केट में आप पैसा डालते तो आपको लगता है कि एक नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा रिटर्न मिले, जो एक 12-13% का रिटर्न है. तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी उससे ज़्यादा है तो जनरली प्राइस टू बुक ऑफ दैट कंपनी जनरली 1 के ऊपर रहता है, 1 टाइम्स के ऊपर रहता है. वैसे ही अगर प्राइस टू अर्निंग्स का भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट ले, तो प्राइस टू अर्निंग रेशो भी कंपनी के फ्री कैश फ्लो जनरेशन, ग्रोथ, ये सब पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. तो अगर ये पैरामीटर में वो कंपनी के वैल्यूएशन अगर उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो उसे हम वैल्यू कहते हैं. बट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, नाउ लेट्स कंपेयर द टूडेज कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट, क्योंकि आज की तारीख में आप हमेशा सुनते हो कि सब कुछ तो महंगा है, ये डिस्कवर्ड मार्केट है, राइट. अब ये डिस्कवर्ड मार्केट में आपको ऐसे ही इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे मिलेगी. तो जनरली इन द करंट कॉन्टेक्स्ट व्हाट वी टेंड टू डू इज कि कंपेयर टू द हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट वैल्यूएशंस कैसे हैं. जैसे प्री कोविड लेवल, अब प्री कोविड लेवल से आज की तारीख में आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के वैल्यूएशन कम है. प्री कोविड लेवल के कंपैरिजन में आज ऑन प्राइस टू बुक बेसिस के कंपैरिजन पे आज की तारीख में अगर ऑटो सेक्टर जिसमें ग्रोथ कम है तो वो इन लाइन है, ऐसा ज़्यादा रिलेट नहीं हुआ है. तो हम फिर रिलेटिव वैल्यूएशन भी देखते हैं. एक हो गया इंट्रिंसिक वैल्यूएशन डीसीएफ बेस्ड, एक हो गया रिलेटिव वैल्यूएशन कंपेयर टू द हिस्टोरिकल एवरेजेस. तो जो कुछ सेक्टर्स में वो रिलेटिव वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं. तो व्हेन यू पिक सच स्टॉक्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव वैल्यू, बेस्ड ऑन देयर हिस्टोरिक वैल्यूएशंस और बेस्ड ऑन द डीसीएफ बेसिस रिलेटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं. सो कैन वी से कि जो वैल्यू फंड्स होते हैं वो बेसिकली ऐसे वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट. सो एज एन इन्वेस्टर ये कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल होंगे. बिकॉज अगर देखा जाए बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सेइंग कि ये वैल्यू फंड्स जो हैं इनमें ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जहां मार्केट ने अभी अपॉर्चुनिटी या इनकी पोटेंशियल को रिकग्नाइज शायद नहीं किया है, दो दे आर इंट्रिंसिकली गुड कंपनीज. तो एज एन इन्वेस्टर अगर मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ तब मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर मैं एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हूँ तब इन्वेस्ट करना चाहिए. शुड आई बी अ रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, शुड आई बी अ रिस्की इन्वेस्टर. मुझे किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के लिए वैल्यू फंड्स जो हैं आइडियल होंगे.
अगर आप वैल्यू फंड की अगर बात करें तो वैल्यू फंड का जो मैंने डेफिनेशन बताया कि आप जिस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हो, तो उस तरीके का एक जनरल आउटकम ये होना चाहिए कि कॉज द स्टॉक इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वैसे स्टॉक्स में एक्सपेक्टेशंस कम रहते हैं, ओके तो जनरली डिसअपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द अर्निंग्स आर नॉट मच, ओके तो बिकॉज ऑफ दैट द डाउन साइड मे बी लिमिटेड, आई वुड यूज द वर्ड Okay. मे बी, मैं क्योंकि करंट कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा ये दिखाई नहीं दिया है, बट हाँ जनरल आप जब वैल्यू फंड्स की बात करते हैं तो जनरली द डाउन साइड मे बी लिमिटेड लिमिटेड because of valuations in your favor, even if there is a problem in the growth of the company. So, ओके ओके when investor invest in such companies, that is what is a general expectation. On the other hand, जब upside की बात करें तो मार्केट कैसा है कि मार्केट एक एफिशिएंट भी मार्केट रहता है, देयर इज एफिशिएंट मार्केट थियरी, तो आज की तारीख में वो कंपनी को क्यों नहीं वैल्यू कर रहा, आज की तारीख में स्लो डाउन है की वजह से नहीं कर रहा है, तो आप अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पेशेंस लगता है, क्योंकि ओके वो रिकवरी इन ग्रोथ आ जाएगी, कल आएगी, एक साल के बाद आएगी, आपको पता नहीं है, पता नहीं राइट। जैसे मैंने पहले ऑटो का एग्जाम्पल दिया, आज की तारीख में स्लो डाउन है, Sure. अब वो स्लो डाउन जाके रिकवरी इन ग्रोथ 6 महीने के बाद आएगी, एक साल के बाद, 2 साल के बाद, हमें पता नहीं है, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट द रिटर्न एक्सपेक्टेशन मेक इट प्रोलॉन्ग एंड Okay. पेशेंस मे बी गेट टेस्टेड, सो Sure. इन दैट कॉन्टेक्स्ट द इन्वेस्टर इन दिस कैटेगरी शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट कि आपका रिटर्न्स आएगा, पर उसमें देर इज अ चांस कि जो थियरी से वो स्टॉक चलने की आशंका है वो प्ले आउट होने में टाइम लगे। टाइम लगे ओके ओके सो विच मीन्स आइडियली लॉन्ग टर्म तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना ही चाहिए इवन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन वैल्यू फंड्स, लेकिन सही वैल्यू फंड हम रिकॉग्नाइज कैसे करें, हाउ डू वी एज एन इन्वेस्टर आइडेंटिफाई कि ये वैल्यू फंड अच्छा होगा या दूसरा कोई वैल्यू फंड है जो अच्छा होगा, सो व्हाट आर सम ऑफ दोस पैरामीटर्स? अभी इसमें देर आर नॉट मेनी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि जैसे बीटा हो, जैसे एक टिपिकल फंड के स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स रहते हैं, और एंड वी ट्राई टू जज बेस्ड ऑन दैट कि क्या पैरामीटर्स की वजह से ये वैल्यू दिख सकता है, या फिर वो फंड का इवन पी रेशो, पीबी रेशो, ये टिपिकल पैरामीटर्स है। जैसे आपको फंड्स के प्राइस टू अर्निंग रेशो मिलते हैं, प्राइस टू बुक रेशो जनरली मिलता नहीं, प्राइस टू अर्निंग आप निकाल सकते हो, या फिर फंड का और एक चीज़ रहती है कि व्हेन यू लुक इनटू द फैक्ट शीट, अब ये थोड़ी सी ज़्यादा इंट्रिकेट एनालिसिस है कि आप जब स्टॉक्स देखते हो तो उसमें आप वैल्यू, अगेन कमिंग बैक टू वैल्यू, आपको वैल्यू कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आज की तारीख में ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे मार्केट ने कंपनी को और उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया है ओके किया नहीं है, इसीलिए आपको Okay. वैल्यू मिलेगी, राइट, क्योंकि मार्केट को लगता है कि ये कंपनी 5-10% ही ग्रो करेगी, लेकिन वो कंपनी की क्षमता 15-20 की हो, ओके तो दैट इज एक्चुअली प्रोवाइड्स यू अपॉर्चुनिटी टू बाय वैल्यू। अब ऐसी कंपनियां जनरली आपको लार्ज कैप में, अगेन एज इट इज कंसिडर्ड इज अ डिस्कवर्ड, तो मार्केट ने पोटेंशियल आइडेंटिफाई नहीं किया, ऐसी कंपनी लार्ज कैप में थोड़ी कम मिल सकती है, ओके इसीलिए जब आप पोर्टफोलियो को देखते हो तो उसमें कौन से सेगमेंट की कंपनियां हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का प्रपोर्शन कैसा है, उसमें लार्ज कैप में भी कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, वैसे सेक्टर ज़्यादा है कि नहीं है, जैसे आज की तारीख में जैसे मैं बता रहा था कि ऑटो इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, तो वन कैन रीजनेबली बिलीव बिकॉज टूडेज मार्केट द वे इट इज, इट वैल्यूज ग्रोथ एंड क्वालिटी, ग्रोथ है तो आपको वैल्यू नहीं मिलती है, यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चीप वैल्यू नहीं मिलती है, और ये वैल्यू की जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग, इसमें डिफरेंशिएशन किया जाता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चीप एंड वैल्यू, वी डोंट वांट टू नेसेसरली बाय चीप, यानी आप भी कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो आपको नेसेसरली सस्ता नहीं खरीदना है, आपको अच्छा और राइट प्राइस में खरीदना है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में जो स्टॉक सिलेक्शन रहते हैं वो हम उसे उस तरीके से देखते हैं कि हम लोग नेसेसरीली ऐसा नहीं कि 5 पी का स्टॉक ले लिया जस्ट बिकॉज इट इज चीप, आपने अगर 20 पी का भी लिया है तो भी उसमें अगर ग्रो ज़्यादा करने की क्षमता है, यानी 20 पी में जनरली एक्सपेक्टेशन रहता है कंपनी 10-15% से ग्रो करे, बट अगर कंपनी में क्षमता है कि वो 20-25 से ग्रो करे तो उसका पी भी बढ़ सकता है, तो इस तरीके से हम देखते हैं, बट अभी कमिंग बैक टू हाउ इन्वेस्टर शुड लुक इनटू इट, अगेन देयर इज ओनली, आई वुड रिकमेंड, देयर इज ओनली अ हार्डर वे, क्योंकि इजी जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है उसमें बियॉन्ड प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक आई डोंट सी एनी अदर पैरामीटर व्हिच कैन इजीली गिव यू दैट इंडिकेशन दैट सही में वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, यू नो लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन कि इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रा फंड्स और वैल्यू फंड्स को जो है एक जैसा मानते हैं, दे यूज इट इंटरचेंजेबली एट द सेम टाइम,
तो आप हमें ये बताइए श्रेयस जी कि वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स में क्या डिफरेंस है? बिकॉज कॉन्ट्रा फंड्स आल्सो फंड्स जिसमें आप कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, यू आर गोइंग अगेंस्ट द मार्केट, राइट? सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड अलग हैं तो उनमें क्या फर्क है, एंड एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये जो फंड्स हैं ये कैसे फिट होते हैं? आपने बहुत सही कंपैरिजन चुना है, क्योंकि ये दोनों कैटेगरी ऑप्टिकली सिमिलर लगती है, बट एक्चुअली इफ वन गो बाय द रियल डेफिनेशन देन देयर इज अ डिफरेंस. जैसे अगर हमने अब देखा कि वैल्यू, जब मैंने बात की तो मैंने वैल्यू में बार बार यही बात करी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द चीप एंड वैल्यू, राइट? वैल्यू, करेक्ट. सस्ता और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है. तो उसमें फ्री कैश फ्लो, उसमें डिविडेंड कैसा दिया जाता है, उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, तो ये बहुत चीज़ें मायने रखती हैं जब आप वैल्यू तरीके से सोचते हो. तो आप जब इन सब चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देते हो एंड यू चूज अ स्टॉक, रीज़न में भी स्लो डाउन है इसलिए सस्ता है, रीज़न में भी वॉट एवर अदर, बट reason can be there is a problem in the corporate governance and that's where it may be cheap. Now whether you want to choose that stock, the answer is no. So value philosophy hai, it hovers around all these parameters. Correct. Now when it comes to contra, तो contra में कैसा होता है कि there are some similarities but some differences. contra में अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा बेट लेने की चांसेस लोग ज़्यादा रखते हैं. जैसे आज की तारीख में फार्मा है, ये अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, नॉट एंटायर फार्मा बट स्पेशली यूएस बेस्ड फार्मा. आज की तारीख में आईटी सेक्टर इज अ क्लासिक एग्जांपल, वो भी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है. अब इसमें आपको व्यू क्या लेना है कि ये अब अभी मैं आपको वैल्यू और कॉन्ट्रा का अंतर इसमें समझ में आएगा कि अगर आईटी सेक्टर है, अगर कोई ये व्यू ले कि नेक्स्ट उसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेशन सिर्फ 2-3% का है, अगर ये कंपनी ने 2-3 के बदले 5-6% ग्रोथ भी किया तो भी ये स्टॉक यहाँ से 10-15% चल जाएगी. दिस इज अ कॉन्ट्रा व्यू एंड आई थिंक इट विल हैपन. While market don't think it will happen, I think कि there is high probability of that, risk reward is favorable, and at this valuation I enter into it and then it plays out. Now this is where the contra strategies start working. While in case of value, along with this, the other parameters what I told you कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैसा है, इसकी लॉन्ग टर्म ग्रो करने की क्षमता कितनी है, ये सब ज़्यादा पैरामीटर को भी इम्पोर्टेंट दिया जाता है. तो कॉन्ट्रा में देर में भी सम पॉलिटिकल सिचुएशन. सो जैसे अगर जब टैरिफ अनाउंस होने के चांस थे तब स्टॉक सब गिर गए. अब देर इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड नाउ यू कैन से कि अ सेक्शन ऑफ मार्केट में थिंक दैट अरे इतना प्रॉब्लम हुआ है, लेट्स नॉट बाय इट. while a contra mindset will think that अभी तो अपॉर्चुनिटी मिला है और ये over a period of time ऐसे नहीं रहेंगे, and now the contra mindset will end up buying it. There can be some sectoral issues temporary, जैसे some of the sectors are having. अब वो जैसे ऑटो में वन में से दैट yes it is a temporary issue, India is a growing country, while already there is a debate कि IT के issues temporary है या because of AI permanent है. Right now, in that case, whether you want to call it a value or while a contra play may say that yes, there is a possibility कि ये 4% का ग्रोथ अगर 6% हो गया तो एक 15% रिटर्न बन जाएगा. So these are the nuances of choosing between the sectors, between the contra and the value way of investing. So can we say कि जो contra funds होते हैं वो शायद उनके लिए टाइमिंग ज़रूरी है when you're investing in a contra fund? And would you say कि contra funds short term के लिए होते हैं या long term के लिए होते हैं? Because contra is very like it's what's happening around, right, at this point in time. तो as an investor मुझे contra funds में timing करके short term के लिए invest करना चाहिए just to better my returns, या ये भी एक long term strategy है just like value funds? So only one aspect of basic fundamental which I talked about in the value fund, which we can use that as a proxy. जैसे value में अगर आप valuation अगर किसी कंपनी का सस्ता है तो generally expectations भी कम है उसमें. So that's where even if the companies don't deliver, it may not fall further. अब contra में कैसा है कि आपने सिर्फ valuations is not the reason. What you are trying to do is कि ये turn around होगा यहाँ से. और and valuation may or may not be in favor, and that is very important here. अगर वो turn around नहीं हुआ और valuation अगर आपके हाथ में नहीं है when you are playing a contra, then there is a issue. अगर valuation भी अगर आपके favor में है तो there may not be issue, and that's where that actually would differentiate the outcome of contra versus value. So if someone is running a fund which strictly value, then
technically, even if there is no delivery, Mhm. then the downside might be less, while someone Okay. is contra and not paying too much attention to the valuation. Okay. In that case, if there is no delivery, then there may be downside to the stocks. At the same time, as you are highlighting one part, ki there are more chances and more possibilities to capture in contra fund, because Yeah. at a point in time, अब ऐसा लगता है कि चलो अभी चाइना में कुछ होने वाला है पॉजिटिव, तो मेटल्स अगर चल सकता है, Yeah. and then you want to buy, if that is a view, if anyone has, and then there the contra strategies may help in Yeah. picking stocks on that. So there are certain those nuances which comes into the play. So this, and that's where the outcome will differ for the investor. Okay. So I remember जब हम पहले वैल्यू फंड्स की बात करते थे ना श्रेयस जी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 5 साल 10 साल पहले, वैल्यू फंड्स हमेशा एक कंजर्वेटिव चॉइस होती थी. बट आई थिंक अभी जो है पीपल आर अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट वैल्यू फंड्स. आई थिंक उनको ये समझ में आ रहा है कि ये शायद ऐसे फंड्स हैं जिनमें पोटेंशियल है कि वो आगे जाके आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं विद रिलेटिवली लोअर रिस्क. क्योंकि अगर हम ग्रोथ फंड्स या ग्रोथ स्ट्रैटेजी देखें उसमें रिस्क भी ज्यादा रहता है, वैल्यू स्ट्रैटेजी में रिस्क थोड़ा कम रहता है. सो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि वैल्यू फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स, जब स्टॉक मार्केट गिर रही होती है, करेक्शन फेज में होती है, देन डू यू थिंक ये एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, फॉर एन इन्वेस्टर? As I said, because value fund में valuation risk नहीं है. Yeah. When you take growth fund, you take growth risk. When you growth oriented fund, you take, when you buy a value fund or invest into value fund, then you you don't take a valuation risk there, because valuation तो सस्ता ही है. सस्ता ही है. तो इसीलिए when it comes to the market, and I'm talking about value in the context what I spoke, and not just cheap on the optical P or price to book Agree. basis. Yeah. Yeah. So in that sense, definitely value in a falling market should provide you a downside protection. As a value stock should provide you a downside protection. क्योंकि अगर इकोनॉमी स्लो डाउन है या फिर कोई सेक्टर का स्लो डाउन है, तो if you are buying a growth strategy at that time, the valuations are also high. And then if there is a sector slowdown, then suddenly you are there may be more drawdowns or more sharper corrections in the stock. But having said that, as a fund managers, either it is a value strategy or growth strategy, management of this risk is a job of a fund manager. Yeah. And that's where some risks are inherent in strategy which you choose. But beyond that, generally one fund manager actively try to manage this risk, and that's where the active fund manager role comes into the picture. Okay. So I think हमने बहुत सारा डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फंड्स. अब आप हमें थोड़ा एक्सिस वैल्यू फंड के बारे में बताइए कि आपका स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहता है फॉर एक्सिस वैल्यू फंड? डेफिनेटली उसमें जैसे coming back to the same, probably I may repeat some of the point, but now I will with different examples. तो जैसे मैं बता रहा था कि and now I will use in the context of Axis value fund कि value versus cheap, the differentiation that we try to make to our best when it comes to the choice of the stocks which you choose. Just because कोई stock 0.5 price to book है, that doesn't make it value. Correct. So we would let it pass, while another stock which is at say 1.2, 1.3, that may be more lucrative for us, for the growth prospect, for the free cash flow, etc., the way fundamentals I spoke about. So with that focus, now I will talk about where we are overweight in the fund as of last fact sheet. If you just see, then actually auto ancillaries we are overweight. Now, yes, there is a value, as I highlighted, that compared to pre-COVID valuations are not re-rated a lot. In some cases they are re-rated, but they are reasonable compared to the pre-COVID. And obviously because of the slowdown, now there is a potential of growth coming back. There are many auto ancillaries. Actually, they are doing great job. They are getting benefit of China Plus One, or not only China Plus One. Actually, it is more because of being part of global supply chain. So it's not about only China Plus One. It is actually, on a broader sense, being part of global supply chain. So now this as a pack, we are actually overweight in our fund, and both with the valuation and the growth prospects for this. We are positive on the healthcare as a segment. Now, healthcare as a segment, actually, though the valuations are high, but in the context of global valuation, दुनिया में बहुत जगह पे हॉस्पिटल स्टॉक्स महंगे ही रहते हैं रिलेटिवली. तो then we also watch out that yes,
compared to its historical valuation, the stock might have gone. But compared to global valuation, whether they are super expensive, then probably no. So this is one more aspect where the value part and the way to look at value comes into the picture. Pharmaceutical again is a great value. The stocks are actually in that zone. Both, and there is a mixture of डोमेस्टिक फार्मा पे आप ले सकते हो या फिर जेनरिक फार्मा. तो हमारा जनरली CDMO जेनरिक फार्मा से ज़्यादा, सॉरी, हमारा जनरली डोमेस्टिक फार्मा एंड CDMO के ऊपर ज़्यादा फोकस है, जेनरिक फार्मा पे कम फोकस है. देन देर आर अपॉर्चुनिटीज लाइक डेटा सेंटर जो आइडेंटिफाइड नहीं है. पावर यूटिलिटीज सेगमेंट जो है वो पावर यूटिलिटी सेगमेंट में हम लोग ओवरवेट है. टेली कम्युनिकेशन एंड कैपिटल गुड्स. सो ये सेक्टर्स अगर देखें, अभी इसमें से कुछ सेक्टर्स, स्पेशली सिंस आई टॉक्ड अबाउट कैपिटल गुड्स, वन में से ओके इट इज़ अ एक्सपेंसिव सेक्टर, बट देयर ऑल्सो आवर एक्सपोजर इज मोर टू पावर ओरिएंटेड, जहाँ पे आपने क्या देखा कि लास्ट 1-2 साल में मार्जिन्स इतने इम्प्रूव हुए. एंड दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये स्टॉक पहले भी सस्ते नहीं थे, पर वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई होता है कि पोटेंशियल है क्या, जो आज की तारीख में मार्केट प्राइस कर रहा है उससे ये कंपनी में बेटर करने की क्षमता है, और वो क्षमता इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैक्रो सिनारियो. अब पावर की जरूरत तो दुनिया में सभी जगह पे है, वैसे इंडिया में भी है. पावर T&D में कैपेक्स हो ही रहा है. तो ऐसे 3-4 चीज़ें यूज करके, तो इवन दो ऑप्टिकल स्टॉक में भी एक्सपेंसिव, स्टिल वी इन्वेस्टेड देयर एंड वी कुड मेक मनी आउट ऑफ इट. सो दिस इज दैट एग्जाम्पल. अब अंडरवेट कहाँ पे है? जैसे IT सेक्टर. अब IT सेक्टर में आप अगर देखेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो भी DCF बेसिस पे रियली वैल्यू स्टॉक्स है और चीप स्टॉक है. वी कैन जस्ट ट्राई टू डिस्टिंग्विश. अब इनकी ग्रोथ वापस 8%, 10% जा सकती है फ्रॉम 3-4. दैट इज द कॉल टू बी टेकन. एज ऑफ नाउ वी आर टेकिंग अ कॉल दैट yes, they may be cheap, but to say that there is a value, there is some time to call it out. Okay. So again, these things are your own way of looking at it. If someone takes a call, no, I think that in 2 quarters the growth can come back to 7-8%. Then but probably. do you think कभी ऐसा हुआ है कि बेट गलत हो गई है कि सोचा था कि ये वैल्यू स्टॉक है, बट फंडामेंटली उसमें एक्चुअली देयर वाज एन इशू जिसकी वजह से शायद उसका दाम कम था, एंड यू नो डेफिनेटली दैट इज व्हाई इट वाज. So have you ever seen कि लगा था कि वैल्यू स्टॉक है बट एक्चुअली वैल्यू नहीं था? There is you are highlighting the really genuine risk in the value investing and so to say picking a stock based on this, because इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है ना कि रिस्क ऑफ डिसरप्शन. एग्जैक्टली. कि कई बार क्या होता है कि डिसरप्शन की वजह से वो कंपनीज के स्टॉक सस्ते होते जाते हैं, एंड आपको लगता है कि नहीं, ये तो पहले तो 70p था, या फिर जैसे IT के केस में 25-30 था, अभी 20 हो गया, सस्ता ही है. बट वेदर AI विल अफेक्ट इट, whether global slowdown will affect it. Again, I'm not concluding anything here, but that what view you take at that point in time is very important. So, and that's where we are underweight as of now. I'm not saying tomorrow we may take a view that yes, I don't think that it is a structural and AI is not really affecting, or probably despite AI and all the developments around it, just because of sheer growth in the global economy which may happen, it may give higher growth. So those calls we take, but the risk which you are highlighting, उसमें सबसे बड़ी रिस्क एक्चुअली डिसरप्शन की है कि ये डिसरप्टेड है, अब कुछ भी करो इसमें ग्रोथ नहीं आ सकती. दैट इज द रिस्क व्हिच यू कैरी इन मोस्ट ऑफ दिस. आई थिंक उतना फार साइटेड होना बहुत जरूरी है एज अ फंड मैनेजर टू आइडेंटिफाई कि आगे जाके डिसरप्ट होगा या नहीं होगा. दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अ फंड मैनेजर टू बी दैट फार साइटेड टू अंडरस्टैंड दैट. Right. Okay. So I think श्रेयस जी, हमने I think वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर काफी डिस्कस किया. We also spoke about your fund. तो अभी जो है थोड़ा let's deviate a little bit from the topic, and I think I would like to talk about small and mid caps, क्योंकि हमने जो अभी जुलाई में एक ट्रेंड देखा है, we realized that these categories ended in red in July. लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इन कैटेगरीज में कम नहीं हुआ है. राइट. इन्वेस्टर्स अभी भी दे स्टिल लाइक मिड कैप्स, दे स्टिल लाइक स्मॉल कैप्स. हमने 12,000 करोड़ देखा दैट केम इनटू दीज फंड्स. तो आपके ओपिनियन में जब हम मिड या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, क्या हमें करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए? बिकॉज दे आर ओवर वैल्यूड, राइट, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कैटेगरीज में. तो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या हमें वेट करना चाहिए कि इनका वैल्यूएशन थोड़ा कम हो, मार्केट करेक्शन हो, या फिर हम इनमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? वी डोंट हैव टू वरी अबाउट वैल्यूएशन
इतना वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस हो ही रहा है, तो आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि हम मिड और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन की थोड़ी बात करते हैं. सो प्लीज टेल अस कि क्या हमें वेट करना चाहिए वैल्यूएशन कम होने का, मार्केट में करेक्शन होने का, और डू यू थिंक कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? एज एन इन्वेस्टर, क्या जो मिड और स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो मेरे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए या कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो ना होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है. जैसे मार्केट में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कीम्स, राइट, तो मल्टीपल कैटेगरीज जिसमें राइट फ्रॉम लार्ज मिड स्मॉल से लेके थीमेटिक सेक्टोरल मल्टीपल थिंग्स हैं. नाउ लेट्स रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू लार्ज मिड स्मॉल, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इसमें सबसे अच्छी बात रेगुलेशन की वजह से हुई वाज इन 2000 लास्ट एंड ऑफ लास्ट डिकेड की कैटेगराइजेशन क्लियर कट है मार्केट में. तो इन्वेस्टर को ये पता है कि एग्जैक्टली हम क्या बाय कर रहे हैं. यानी आपको लगता है कि मिड कैप बाय करो तो आपको उसमें रियली मिड कैप है, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइजेशन जो है जो लाया गया, दैट इज अ रियली गुड डेवलपमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव. एंड इन माय ओपिनियन व्हेन इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग दे शुड मेक फुल यूज ऑफ दैट. नाउ हाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू हियर कि जैसे मार्केट कैटेगरी लार्ज है, मिड है, स्मॉल है, फ्लेक्सी है, लार्ज एंड मिड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये जो 8 की कैटेगरीज है, उसमें अगर आपको एज अ इन करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट नाउ, एंड आई विल टॉक मोर इन द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट, ये आपने सही आइडेंटिफाई किया है कि मिड एंड स्मॉल में वैल्यूएशन ज़्यादा है कंपेयर टू देयर हिस्ट्री. लार्ज कैप में क्या हो रहा है कि लार्ज कैप के बहुत सारे सेगमेंट्स जो है, ऑलमोस्ट 60-70 एक्चुअली 70% प्लस सेगमेंट बाय वेट ऑफ द लार्ज कैप इंडाइसेस, वो सेगमेंट स्लो ग्रो कर रहे हैं 5%, 10%. उसकी वजह से उसमें रिलेटिव वैल्यू है. मिड एंड स्मॉल के करीबन वो नंबर 40-50% में आता है, ये नंबर जो है वो. तो इसीलिए मिड एंड स्मॉल कैप ऑन ब्रॉडर बेसिस दे आर एक्सपेंसिव बिकॉज देयर इज अ हायर ग्रोथ दैन द लार्ज कैप. पर एक मैंने वैल्यू और कॉन्ट्रा में एक हाईलाइट किया था कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी. जो ग्रोथ मार्केट को लगता है 30% ग्रोथ या फिर 25% ग्रोथ, उसके बाद बदले कर 15 आया तो वो स्टॉक 15 इज हायर देन द लार्ज कैप segment, which is growing at maybe 5-10%, but that is not sufficient to sustain that multiple, and that is what is the risk you buy in the mid and small cap. Okay. So, and that's where it goes back to valuation risk आपको लेना है या आपको growth risk लेना है. आप अगर आप large cap लोगे तो आप growth का risk ले रहे हो. अगर आप mid and small cap ले रहे हो तो growth है लेकिन valuation का risk ले रहे हो. And that's where mixing is important. And now I will go to your question, answer your question. And that's where in this market, whether you buy diversified fund like a flexi cap, large and mid, right, या multi, or ELSS category, which is also generally flexi cap kind of category, that is the right place. Or because of this clarity of segmentation, investor at their end may do this on their own by buying say 60-70% large cap fund and 20% or 10-20%, whatever is their comfort of owning individual mid and small cap fund which they like. And that's how actually what they're creating is a flexi cap fund for themselves. So investors should have this mindset while investing in mid and small cap, rather than कि नहीं मिड एंड स्मॉल कैप में अच्छा सेगमेंट है इसलिए मुझे उसमें डालना है क्योंकि हिस्टोरिकल ग्रोथ ज़्यादा है. हमने कई बार ये देखा है कि हिस्टोरिकल ग्रोथ, जैसे अगर आप जनवरी 2020 में अगर आप कोई भी 10 ईयर रिटर्न्स के अगर डेटा सेट्स निकालोगे तो आपको दिखेगा कि जनवरी 2020 जब भी कोविड हुआ नहीं था तभी भी 10 साल के रिटर्न मिड एंड स्मॉल के कैप के ज़्यादा नहीं थे, लार्ज कैप से बहुत ज़्यादा नहीं थे. एडजस्टिंग फॉर रिस्क तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं थे. तो चीज़ें चेंज होती रहती, इसलिए पास्ट को देखने के बजाय आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है, and in mixing. So either if you want to buy a good mid and small cap for you, mix it right with large cap and have a great flexi cap portfolio, or you directly get into the flexi cap kind of funds or a diversified kind of funds. So since you're saying कि 20-30% आपका mid और small cap में जाना चाहिए, then we can say it's part of your satellite portfolio. That number, frankly, it depends on the individual person's risk, age profile, and that they should take a individual advice on that. ये मेरा 20-30 जो नंबर है वो आज की तारीख में अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी देखोगे तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इज राइट फ्रॉम 20-40% invested in the mid and small broadly. Mid and small caps, yeah.
So, now when we also look at valuations, when we also talk about mid and small cap, एक और जो category है that is thematic funds, जिसमें भी हम काफी inflows देख रहे हैं जो भी investors को काफी अच्छी लगती है, and I think बहुत सारे NFOs आ रहे हैं around thematic funds of late, and I think बहुत सारे investors जो हैं thematic funds को chase कर रहे हैं. So, आपके ओपिनियन में जो थीमेटिक फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कैसे फिट होते हैं? प्लीज हेल्प आवर इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड कि थीमेटिक फंड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उनकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं. ओके, तो थीमेटिक फंड आप अगर देखेंगे तो ऑन वन एंड देर इज, आई वुड कॉल इट नैरो थीम और सेक्टरल फंड से लेके डाइवर्सिफाइड थीम. तो नाउ व्हेन यू आर इन अ नैरो थीम, आप अगर नैरो थीम खरीद रहे हो, जैसे डिफेंस नैरो थीम है, राइट, फार्मास्यूटिकल सेक्टरल फंड है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टरल फंड है, तो ये हो गए नैरो थीम. एक्चुअली उसमें भी फाइनेंशियल सर्विसेज इज स्टिल डाइवर्सिफाइड, क्योंकि एटलीस्ट NSE 500 का 30-40% फाइनेंशियल सर्विसेज पार्ट है. अब डिफेंस तो उसका हार्डली 5% से भी मच लोअर पार्ट होगा. तो जब आप नैरो थीम खरीदते हो तो एक आपको जानने का इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कोई भी हो, नैरो हो या फिर इवन डाइवर्सिफाइड भी हो टू दैट एक्सटेंट, और सेक्टरल हो, बड़ा सेक्टर हो जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें टाइमिंग करने की ज़रूरत है क्या. अगर टाइमिंग करने की ज़रूरत है तो यू हैव टू बी ऑन योर टोस. करेक्ट. कि किसी ने बताया कि XYZ सेक्टर चलेगा तो आपने सेक्टर फंड ले लिया, बट वो कभी बेचना भी पड़ेगा, या वो थीम या फिर वो सेक्टर पेरेनियली चलता ही रहेगा, ऐसा आपका व्यू है, बट वो हमेशा आपको टेस्ट करना पड़ता है. तो इसीलिए ये जो फंड्स है उसमें बहुत एक्टिव, या फिर अगर इफ़ यू आर कन्विंस कि नहीं अब मुझे लगता है कि ये थीम चलती ही रहेगी, वो बहुत कम बार होता है कि ऐसा एक आध थीम बहुत सालों तक चलती है. जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सालों पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट थी, बट वो कुछ साल चली फिर बाद में नहीं चली, एंड थिंग्स चेंज, जेन्युइनली थिंग्स चेंज. इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू नीड टू बी वेरी एक्टिव ऑन दैट. यू कैन नॉट से कि मैंने भूल गया और रह गया. And that's where the real trouble starts, and that's where as an investor I always recommend a broader themes. Okay. अगर आप, इसलिए at Axis we designed 3 thematic funds, and all 3 are broader theme. तो जैसे पहला हमारा लॉन्च हुआ था मैन्युफैक्चरिंग फंड, विच इज़ ऑलमोस्ट 30-33% ओवरलैप विद BSE 500. उसके बाद कंजम्पशन, वो भी ऑलमोस्ट 30-33% ओवरलैप विद BSE 500. एंड लेटेस्ट वी हैव अ सर्विस सेक्टर फंड विच इज़ ऑलमोस्ट 50% ओवरलैप विद BSE 500. नाउ दिस इज़ वेरी हाई ओवरलैप. सो उसमें फंड मैनेजर को कैसा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में एक सेगमेंट नहीं चला, ही कैन गो टू द, इफ capital good is not working, then he can go to pharmaceutical. In consumption also similar such things one can do. And that's how such themes potentially can be buy and hold kind of strategy. Okay. तो इसीलिए डाइवर्सिफाइड फंड है वो, अगर इन्वेस्टर को बाय एंड होल्ड करना है तो डाइवर्सिफाइड थीमेटिक इज सुपीरियर. अगर आप एकदम नैरो थीम ले रहे हो तो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ओके, सो कैन वी से कि अगर आपको एक थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना है तो एक ब्रॉडर थीमेटिक फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इट कुड बी बेटर फॉर यू फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो नैरो थीम्स होती हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम होता है, एंड यू शुड लुक एट अ मोर डाइवर्सिफाइड थीमेटिक फंड इज व्हाट यू आर सेइंग. Okay. And some benefits of thematic funds, like आपने disadvantages तो बता दिए, but how about some benefits? Benefits definitely, अगर just hypothetically giving an example, that is, there are multiple developments if they are happening around revival of consumption economy, and if you think and if you believe that it is going to deliver, then you have a portfolio or theme where you can directly invest and with a chance of potential superior return for that time period. But I'm using the word time period. So that time period is definitely more than the time period for a very narrow theme, but you should be, it gives you that opportunity. So one need to use such themes to play such developments. And that gives you advantage. अभी एज अ इन्वेस्टर जैसे हर एक को इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो थीम के स्टॉक ढूंढे, बट ये पता है मुझे कि मुझे लगता है कि अभी से मैन्युफैक्चरिंग चलने वाला है या कंजम्पशन चलने वाला है या फिर
सर्विसेज सेक्टर चलने वाला है, Sure. then you can take that call and invest in those without bothering too much about which stock to choose and or which not to. So that's Okay. what is the advantage you have of Sure. getting into such themes. Okay, okay, sure. So, श्रेयस जी, क्योंकि हमने इतना वैल्यू के बारे में डिस्कस किया, एंड पीई रेशियो इज द मोस्ट कॉमन डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यूएशन, राइट? अगर कोई वैल्यूएशन देखना चाहते हैं, सबसे पहली चीज हम पीई रेशियो देखते हैं, व्हिच इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो. तो अगर हम पीई के हिसाब से देखें, बहुत सारे लोग ये भी चेक करते हैं कि अलग अलग स्टॉक मार्केट इंडिसेस जो हैं उनका पी रेशियो क्या है, राइट? जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप 150, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सेट्रा. एंड कोई भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जनरली पी रेशियो को जो है वो देखा जाता है. सो आपके ओपिनियन में क्या हमें पी रेशियो देखना चाहिए इन इंडेक्स फंड्स? एंड डू यू थिंक पी रेशियो इन जनरल एक अच्छा डिटर्मिनेंट है ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का? या फिर आपने ऑफ कोर्स पीबी रेशियो के बारे में भी बात किया था, प्राइस टू बुक अर्निंग, बट देन जस्ट टेल अस कि सिर्फ पी और पीबी रेशियो ही हैं या और भी कुछ वैल्यूएशन रेशियोज हैं जो हम देख सकते हैं टू डिटरमिन द वैल्यूएशन? सी वाइडली यूज्ड प्राइस टू अर्निंग है, प्राइस टू बुक है. Sure. वो जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है. Okay. क्योंकि उसमें अर्निंग से ज़्यादा बुक वैल्यू ग्रोथ, आरओई, उसके फोकस रहता है. तो प्राइस टू बुक रेशो जनरली असेट ओनर्स जिसे बोलते हैं, या फिर बैंक्स, Okay. एनबीएफसीज, लेंडर्स, उनके लिए ज़्यादातर देखा जाता है. Okay. वाइल प्राइस टू अर्निंग रेशो जहाँ पे अर्निंग्स P&L मैटर्स मोर, वहाँ Sure. पे यूज़ किया जाता है. वाइल बैलेंस शीट मैटर्स मोर के लिए पहले प्राइस टू बुक देखा जाता है. अब ये रेशो में ज़्यादा प्रचलित तो पी है, बट आई वुड ऑलवेज लुक एट फाइनेंशियल ओरिएंटेड सेक्टर्स, स्पेशली लेंडर्स प्राइस टू बुक एंड बाकी के प्राइस टू अर्निंग पे. बट अब जब वेरियस इंडाइसेस कंपेयर करते हो, Yeah. तो वन शुड अंडरस्टैंड कि कुछ इंडाइसेस के जो प्राइस टू अर्निंग रहते हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है. Sure. जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज लेंडर्स के पीई रेशो कम रहते हैं, 10, 12, 15, एकदम बेस्ट है तो 20. तो जो इंडेक्स में लेंडर्स ज़्यादा है उनका पी रेशो जनरली कम ही रहता है. Okay. और जिसमें लेंडर्स कम है, एंड इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप, जहाँ पे एक ज़माना ऐसा था कि बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप 8, 10, 12, 15 पी पे थे, तो उनके भी मल्टीपल्स कम हुआ करते थे मिड कैप स्मॉल कैप के. बट आज की तारीख में वैसा है नहीं, उनके मल्टीपल 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक पहुँच गए. Correct. और उनमें कॉम्पोजिशन ऑफ लेंडर्स इज लेस. तो इसीलिए दिस न्यूआंसेस ऑफ व्हाट इज द constituent of that index, that plays one of the big role on the multiple of that. जैसे आप अगर निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 देखोगे, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का मल्टीपल आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि सारे लेंडर्स निफ्टी 50 में है. देखा जाए तो दोनों लार्ज कैप ही है, बराबर. बट निफ्टी नेक्स्ट 50 का आपको पी मल्टीपल ज़्यादा दिखेगा क्योंकि उधर लेंडर्स कम है. एंड ये जानना इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए कोई भी सेगमेंट का पी मल्टीपल वो सेगमेंट का और इंडेक्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना इम्पॉर्टेंट है, ना कि निफ्टी 50 को कंपेयर किया निफ्टी नेक्स्ट 50 से और बोला कि वन इज एक्सपेंसिव, और दैट इज नॉट द राइट वे, बिकॉज यू आर नॉट एग्जैक्टली कंपेयरिंग एप्पल्स. You're not comparing apple to apple. Yes. Yeah. Okay. All right. So I think just one last 1 or 2 questions and then we are done. तो मेरा जो second last question to you is कि अगर मान लीजिए मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाउ वुड आई नो इफ आई एम स्टक इन अ रॉन्ग फंड, राइट? तो मुझे क्या ऐसे वो रेड फ्लैग्स हैं जो देखने चाहिए ये डिटर्मिन करने के लिए कि मेरा फंड जो है एक्चुअली मेरे लिए सही नहीं है? तो पहली चीज़ कभी भी व्हेन यू चूज, एक्चुअली दिस एनालिसिस टू बी डन बाय चूजिंग अ फंड इटसेल्फ, कि आप हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड, यानी वेदर जस्ट बिकॉज समथिंग इज डूइंग गुड आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, या व्हाट यू आर बाइंग इट फॉर. तो उस पर आपके एक्सपेक्टेशंस राइट सेट हो जाते हैं. जैसे ही हमने यही आज के डिस्कशन में वैल्यू की बात करी, तभी मैंने आपको वही बता रहा था कि वो वैल्यू प्ले आउट होने में टाइम ज़्यादा जा सकता है. एंड वेदर यू आर बाइंग इट नोइंग दैट यस दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. आपने अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक आज की तारीख में डिफेंस थीम बहुत अच्छी चली, आप उसमें अगर पूरा डिफेंस थीम चलने के बाद इन्वेस्ट किए
So definitely there is a risk, and it being a narrow fund, nothing to. I'm not saying it defends over a period of time it will do good, but then if you are buying exactly at a peak and then it is only one sector you have, and then whether the fund manager can move from one to another or not. Sure. इसीलिए whenever you're choosing all these funds, either it is thematic or even diversified, right expectation and क्या माइंड से आप खरीद रहे हो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay. When it comes to ब्रॉडर डाइवर्सिफाइड फंड्स, आप जब पोर्टफोलियो देखते हो तो उसके स्टॉक्स है, आपको जनरली पता रहता है कि कौन सी कंपनी आज अच्छी है. सो इट गिव्स यू कैरेक्टर ऑफ फंड कि क्या फंड मैनेजर सोचता है, क्या नहीं देखता है. ये भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है. ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स यू आर देयर फॉर रिटर्न्स, एंड रिटर्न्स इज द बॉटम लाइन. तो इसीलिए वो रिटर्न्स का भी पैरामीटर है जो जिसे हम रूलिंग रिटर्न पे देखते हैं, उसको भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखना चाहिए. आपका टाइम होराइजन क्या होना है ये आपको डिसाइड करना है, बट मेरे हिसाब से आप लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन देखें तो हमेशा बेहतर रहता है. यानी समवन में है और टाइम होराइजन मुझे लगता है कि 1.5 साल में ही 2 साल में फिर फंड अच्छा करना चाहिए. किसी को लगेगा 3, किसी को लगेगा 5. अब देयर इज नो राइट और रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ऑन दिस, बट in my judgment, yes, so one should look at over a period of time rolling returns. One should look at over a period of time how the portfolio is structured apart from the returns. Okay. Returns definitely is most important, but just churning by observing returns for only some time and then trying to take decision may not be in the interest of investor. Wonderful. So just one last question, Shreyas ji, आप हमें ये बताइए कि आप इतने सालों से फंड मैनेजर रहे हैं, यू आर नाउ द हेड ऑफ एक्विटीज. आपने इतना सारा मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखा है इन योर करियर प्लस इन योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी. तो आप ये बताइए कि आपके जो सबसे टॉप 2 लर्निंग्स क्या रही हैं, टॉप 2 मिस्टेक्स क्या रही हैं इन दिस जर्नी ऑफ मे प्रोफेशनल एंड पर्सनल बोथ फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव. प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड टॉप 2 लर्निंग्स एंड टॉप 2 मिस्टेक्स. लर्निंग्स तो मिस्टेक से ही आती है, तो ऑब्वियसली और सक्सेस से भी आती है, पर मिस्टेक से आती हुई लर्निंग जनरली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. तो बिकॉज यू डोंट वांट टू एंड यू डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन. तो जनरली लर्निंग में ओवर a period of time, one important part which has come out in the market is the underlying change in the cycles is very important, and those change, but in the context of bottom up stock picking. So focusing on bottom up stock picking is what we always do and we have been doing, but also marrying it it's easier said than done with overall trends in the market is that does create a differentiation. So the main learning, as I said, is one need to follow the bottom up stock picking approach. There is no shortcut to that. Even if it requires patience, so be it. आप देखोगे कि हमेशा ही अगर कंपनी अच्छी है, उसकी साइकिल अगर बुरी चल रही है, तो भी if you are patient with it, those company end up creating wealth for you. As I highlighted earlier, only one thing one need to be always watchful about कि उसमें disruption है क्या नहीं, और that disruption if it is there, then it may create a permanent damage to the portfolio. So keeping eye on disruption and bottom up stock picking is actually the right approach to investing in my opinion. Okay, sure. Thank you so much, Shreyas ji. I think it was a wonderful conversation. I know, I think बहुत time हो गया since we had you on our show, so I'm glad that we could get you today. So thank you so much. I think आपने बहुत सारा insights दिया on value investing, and I'm sure our investors got to learn a lot. But thank you so much for your time, and we'll hopefully get you back soon again. Thank you very much. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Shreyas. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, and I'm sure आप सब हमारे अगले एपिसोड का भी बहुत eagerly wait कर रहे होंगे. तो जल्दी से जो भी Mr. Shreyas ने पॉइंट्स डिस्कस की वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने Mr. Shreyas से यही पूछा कि वैल्यू फंड्स होते क्या हैं. तो Mr. Shreyas says कि वैल्यू का मतलब सिर्फ प्राइस नहीं होता है, बल्कि वैल्यू का मतलब ये भी होता है कि रिटर्न रेशियोज कैसे हैं, कैश जनरेशन कैपेसिटी कितनी है इन द
in the times to come. He says कि अगर हम स्टॉक मार्केट के रिलेशन में वैल्यू की बात करें, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे मिस प्राइस स्टॉक्स जिनका प्राइस अभी सही नहीं है लेकिन आगे जाके उनमें कैपेसिटी है कि वो आगे जाके अच्छा करेंगे एंड दे विल शो दैट ग्रोथ, दैट अपॉर्चुनिटी. ही ऑल्सो सेज कि अगर आप जो वैल्यू फंड्स होते हैं वो ऐसे वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और एक आइडियल इन्वेस्टर जिनको वैल्यू फंड्स में इन्वेस्ट करना है उनमें पेशेंस होनी चाहिए और उनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए. फिर हमने मिस्टर श्रेयस से वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड्स के बीच में डिफरेंस पूछा एंड ही सेज कि वैल्यू जो है वो एक फिलॉसफी है जहाँ पे अभी जो है स्टॉक्स थोड़े सस्ते में मिल रहे हैं, बट उसमें जो है ऑफ कोर्स अभी वो सस्ते हैं लेकिन उन कंपनीज का इंट्रिंसिक वैल्यू देखा जाता है, उनका रिस्क रिटर्न रेशियोज देखा जाता है एक्सेट्रा. ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉन्ट्रा की बात करें तो कॉन्ट्रा फोकसेस मोर ऑन अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स या फिर अभी पॉलिटिकली क्या चल रहा है एक्सेट्रा, जो सारे फैक्टर्स बहुत टेम्पररी हैं इन नेचर. सो ही सेज कि कॉन्ट्रा में सिर्फ वैल्यूएशन इज नॉट द ओनली रीजन, लेकिन वैल्यू में जो है वैल्यूएशन एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है. फिर हमने मिस्टर श्रेयस के साथ मिड और स्मॉल कैप्स के बारे में पूछा एंड वी आस्क्ड हिम कि क्या वैल्यूएशंस या मार्केट करेक्शन के बेसिस पे हमें मिड एंड स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो मिस्टर श्रेयस सेज कि इन जनरल अगर देखा जाए तो मिड एंड स्मॉल कैप्स एट अ ब्रॉडर लेवल दे आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू लार्ज कैप्स. तो लार्ज कैप्स में जहाँ पे ग्रोथ रिस्क होता है वहीं पे मिड और स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशन रिस्क होता है. सो ही सेज कि यू हैव टू डिसाइड कि आपको वैल्यूएशन रिस्क लेना है या आपको ग्रोथ रिस्क लेना है. सो ही सेज कि आइडियली अगर देखा जाए तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में अपना पैसा डालना चाहिए. सो यू कुड लुक एट फ्लेक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, ELSS फंड्स, जहाँ पे आपको इन सब का एक्सपोजर मिलता है. फिर हमने मिस्टर श्रेयस से थीमेटिक फंड्स के बारे में डिस्कस किया एंड वी आस्क्ड हिम कि थीमेटिक फंड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं. तो मिस्टर श्रेयस सेज कि जो थीमेटिक फंड्स होते हैं उनमें भी नैरो थीमेटिक फंड्स भी होते हैं, ब्रॉड बेस्ड थीमेटिक फंड्स भी होते हैं. तो अगर आपने एक नैरो थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट किया विच कुड वो बी लाइक अ सेक्टर फोकस्ड फंड, तो आपको जो है उस सेक्टर को टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहना पड़ेगा, विच बेसिकली मीन्स कि आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा इन योर थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स. वेयरएज अगर आप एक ब्रॉड बेस्ड थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिल सकता है कंपेयर टू अ नैरो बेस्ड थीमेटिक फंड. अंत में हमने मिस्टर श्रेयस से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग एंड मिस्टर श्रेयस सेज कि जब आप स्टॉक पिकिंग करते हैं तो आपको जो है बॉटम अप अप्रोच ही फॉलो करनी चाहिए. देयर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट देयर. सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. आई डू होप ऑल ऑफ यू हैड अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.